स्टार्ट हो गया। अरे बढ़िया चीज़ है, पीछे बैठिए। आपको चलो तारीख कितनी है? मॉडर्न हिस्ट्री से ये नई यूनिट है भी पाँच जगह रहेगी तो उनको लिखवा देता हूँ, ठीक है। नई यूनिट स्टार्ट होगी। बच्चे कम कैसे यार आए नहीं, जल्दी आप मेहनत कीजिए। तो पहली यूनिट थी यूरोपियों का आगमन, पुर्तगालों के बारे में पढ़ा, अंग्रेजों के बारे में पढ़ा, ठीक है। आ जाओ आओ जल्दी आओ। रोज है और कोई भी है वो नहीं आई, तुम्हारी फ्रेंड नहीं आएगी, कह दीजिए अच्छा ही लगा पढ़ने में। बहुत दिल भी नहीं लगाती है, नहीं लगाई तो अपना मामला। आप आ रही हैं, हाँ अरे एकदम आ जाओ, पढ़ाई में दिल नहीं लगाओगे आज वो बात समझ में आता है। नहीं आएंगे तो तुम्हारा कोई नुकसान है ना हमारा कोई नुकसान है ना कोई सरकार का नुकसान है। भाई सरकार तो कोई योजना इसलिए शुरू करती है कि बच्चों का भला हो, जो बच्चे नहीं बाहर जा पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं। सरकार का मेन उद्देश्य तो यही है ना कि जो बच्चे पढ़ें। आप क्लास में आएंगे नहीं तो ये तो आपको दिक्कत है ना। सरकार डंडे मार के लेके आई, चलो पुलिस भेजेगी आपके घर में, क्लास चल रही वहाँ पढ़ना ही पढ़ना है, नहीं पढ़ो कोई बात नहीं, कुछ जबरदस्ती थोड़ी है। आप आ रही हो, देखो तुम पढ़ोगे तो अपने हिस्से का पढ़ोगे, किसी के हिस्से का पढ़ो, पहले बता दे रहा हूँ। और तुम लोग साइड निकाल के यहाँ आ रहे हो ना, इसका फायदा तुम्हें, हम तो ये चले जाएंगे बिल्कुल बाद में कोई समझ में आएगा। जैसे हम लोग जब छोटे हो गए NC KG LKG में या 5-6 में, तो उन टीचरों की बात आपको अब समझ में आ रही होगी। अब आप लोग पढ़ रहे हो ना, नौकरी के लिए पढ़ रहे हो। हाँ एकदम आइए, जल्दी से आओ ना, सीट नहीं उधर सीट है तो पढ़ना ही तो है आपको। अब आप नौकरी के लिए पढ़ रहे हो सब, ठीक है। जितने भी लोग हो आपके दिमाग में होगा कि यार बढ़िया तैयारी करने से सामान तैयार हो जाता, मैथ नहीं आ रहा, साइंस नहीं, रीजनिंग नहीं आ रही, उसकी बिल्कुल क्लास दे देंगे। हाँ एकदम आई भाई साहब, आप बैठिए। अभी आपका मेन उद्देश्य केवल नौकरी है, आप नौकरी के लिए पढ़ रहे हो। आपको जितना पढ़ना था आप पढ़ लीजिए। अगर नौकरी नहीं पढ़ रहे हो तो यहाँ नहीं आ रहे हो क्या, समझ रहे हो। कल लास्ट मैंने कहाँ छोड़ा था बताना। कल मुझसे एक बच्चा बोला था यार वो PCS का पेपर है, किसका था? हाँ मेरा PCS का पेपर है। एक और था, क्या नाम था उसका? नहीं यार कोई बात नहीं है। मैं अभी लास्ट टाइम में ना, लास्ट के जब 7-8 मिनट बचेंगे, 10 मिनट, तो मैं आपको पूरी प्रक्रिया बता दूँगा PCS परीक्षा की, ठीक है। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। 12 अक्टूबर के जो पेपर है मेरा भी पेपर है, तो मैं आपको वो बताऊँगा जो मैं पढ़ रहा हूँ। यदि आपको कोई दुश्मनी थोड़ी कि मैं आपको गलत बता दूँगा यार। कल मैंने कहाँ छोड़ा था मुझे तो याद नहीं।
दूसरा कर्नाटक युद्ध लिखवा दिया था मैंने, तीसरा कर्नाटक युद्ध लिखो। देखो ये 1757 से 1763 की अवधि में हुआ, ऐसे लिख दिया करो आगे 1757। तीनों कर्नाटक युद्ध की आप डेट याद कर लेना और इनका किस संधि के समापन हुआ याद कर लेना, परीक्षा में बहुत पूछा गया था। ठीक है। देखो ये युद्ध 1763 में पेरिस की संधि से यूरोप में सप्तपक्षीय युद्ध, यूरोप में सप्तपक्षीय युद्ध पेरिस की संधि से यूरोप में सप्तपक्षीय युद्ध समाप्त होने पर भारत में भी समाप्त हो गया। समाप्त हो, क्या बोला मैंने? समाप्त होने पर भारत में भी समाप्त हो गया। तीनों कर्नाटक युद्ध की तिथि, तीनों कर्नाटक युद्ध की संधि से समाप्त हुए। बस इतना ही आपसे क्वेश्चन पूछेगा, इससे बहुत भारी है, बहुत मुश्किल क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, क्योंकि आपसे सामान्य अध्ययन की तुलना की जा रही है। आपको उस पेपर एक्सपर्ट या विशेषज्ञ बनाने के लिए वो नहीं बोलते हैं। तीनों कर्नाटक युद्ध की तिथि और तीनों कर्नाटक युद्ध किस संधि से समाप्त हुए ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपने पुर्तगाल पढ़ लिया, आपने अंग्रेज पढ़ लिए, आपने डच पढ़ लिए और फ्रांसीसी पढ़ लिए। ठीक है, इतना ही आपको पर्याप्त। एक बोर्ड वो रह गया है, क्या नाम है अगला टॉपिक को आपको ना, वो डेनमार्क डालो। डेनमार्क जैसे पुर्तगाल डाला था, ऐसे टॉपिक है डेनमार्क। ब्रैकेट में आपको लिख नहीं आए तो छूटा, तो ये तो कोई तर्क नहीं हुआ ना, काफी ये क्या ही होगी ना, 6-7 पन्ने छोड़ के लिखो आगे से। ये जो बहानेबाजी मत करो यार, छूटा है ये क्या है। अब वो सानी परवीन नहीं आ रही है, लोग कहेंगे मेरा छूटा हुआ है। 6-7 पन्ने छोड़ के लिखो ना। बच्चों से पूछो कितने पन्ने हो गए, किसी लड़की से पूछो कितने पन्ने लिखवा दिए। तुम लोग के लिए हम पढ़ के आ रहे हैं यार, पढ़ाने आ रहे हैं, तो मजा दोनों तरफ से आना चाहिए ना। तुम नहीं पढ़ोगे तो मुझे भी पढ़ाने में क्या मजा आ रहा है, ऐसे लगेगा 1.5 घंटा टाइम पास करके चले जा रहे हैं। तो तुम्हें कुछ, हाँ भाई साहब, आपको कोई काम नहीं करना है तो आप 100 बहाने छोड़ लोगे उसके, और काम करना रहेगा तो उद्देश्य रहेगा सीधे उसी को फोकस करो। मैंने आपको पहले ही बता दिया, आपको नहीं पढ़ना होगा तो दीपावली जब आती है तो 8 रुपये किलो के किताबें रखनी बिकती है। थोड़ी होता है महंगी होगी, उसी में नोट्स चले जाएंगे। मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर आप पढ़ने के पीछे नहीं आ रहे हो 12 क्या हो गया? क्या नाम तुम्हारा? क्या नाम? रोहित कुमार। रोहित बिहारी, रोहित कामती। बिहार में जन्म से हैं आप? दरभंगा, मुजफ्फरपुर, आरा, पटना, गया, पूर्णिया, जहानाबाद है। बनारस में पढ़ाऊँ ना, BHU बहुत बिहार के बहुत बच्चे थे। बाटी चोखा है खाते हो?
बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। डेनमार्क ना, उसके ब्रैकेट में लिखना डेनिश, डेनिश लिखना, डेनिश। देखो इसमें पहला पॉइंट, डेनमार्क की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में हुई। अच्छा, इसके अंदर कोई व्यक्ति है इसके पापा गवर्नमेंट जॉब करते हो? पीछे रखिए, कहाँ? जियोरा, जियोरा 1616 ईस्वी में हुई। जियोरा, जियोरा ब्राह्मण की तरह आपके पुलिस, हाँ कहाँ पर है? अगला पॉइंट है, इस कंपनी ने 1620 ईस्वी में प्रथम डेनिश व्यापारिक समझौते द्वारा ट्रैंकोबार, ये तमिलनाडु के घाटी है, ट्रैंकोबार में व्यापारिक कोठी की स्थापना की। अगला पॉइंट है श्रीरामपुर। डेनमार्क की कंपनी का श्रीरामपुर डेनमार्क की कंपनी का प्रमुख केंद्र एवं मुख्यालय था। परीक्षा में पूछा है, प्रमुख केंद्र एवं मुख्यालय था। ये पूछा कि श्रीरामपुर किस यूरोपियन कंपनी का मुख्यालय था? पहले बार आई ना? हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, आ जाओ। काफी ली गई ना तुमने अभी? हाँ तो 5-6 पढ़ने छोड़ोगे, 7-8 पढ़ने छोड़ोगे तो आगे देखो, आज जो पब्ल शुरू हो रहा है मॉडल 1757 से 1857 तक है। मैं बोलता हूँ तो छूट जाता है, मैं बहुत तेज बोलता हूँ क्या? आपने मुझसे एथिक्स नहीं पढ़ी, ऐसे बच्चों ने पढ़ी थी, उनके हाथ बाहर कहते हैं कि सब छोड़ो जल्दी से। अभी डेली क्लास और कम होगी, पहले 98 थी क्लास की, अब 78 रह गई है। तो आज और जल्दी पढ़ाना है, बाद में ये लिखाना है केवल। तो फिर जब छूट जाती है तो क्या करती हो? फोटो मैं देती हूँ, लिख लेती हूँ। इसकी कॉपी में फोटो कैसे आपने बताना ऐसा लिख दिया, क्यों नहीं लिखा? तो वो लिखा, वो कहाँ काफी चाहिए?
क्लास लिख रही हो, एक ही में सब नाम लिख रही हो, क्या भी कॉपी। जाओ बैठ जाओ। एक चीज बता दे रहा हूँ बहुत फिर से बहुत स्पष्टीकरण के साथ। तुम नहीं पढ़ोगे तो मैं भी तुमको नहीं पढ़ा सकता। तुम नहीं पढ़ोगे तो मैं भी तुमको नहीं पढ़ा सकता। संविधान वाले भी टीचर तुमको नहीं पढ़ा सकते। कोई और टीचर भी आएगा वो भी तुमको नहीं पढ़ा सकता। तुम 4-5 हज़ार रुपये के यूट्यूब पे कोई चैनल खरीद लो किसी सब्जेक्ट का, उस पर भी तुम नहीं पढ़ोगे। तय है, बिल्कुल एकदम तय है। और जो हर क्लास में 1-2 बच्चे बहुत अच्छे होते हैं हर क्लास में। बेकार से बेकार स्कूल भी होगा ना, उसमें भी 1-2 जो बच्चे होंगे बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो कुछ लोग होते हैं ना चल दिए घर पर टाइम पास करने के लिए। मैं एथिक्स पढ़ाता था ना, 2-3 बच्चे टाइम पास करने के हिसाब से आ जाते, चलो चलना है, थोड़ा मज़ा मिलेगा, घूमने चलते हैं इस तरीके से। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको तुम घर जाके पढ़ोगे नहीं और किताब नहीं खरीदोगे, तुम्हारा ये नोट्स बनाना भी बेकार चला जाएगा। मैं तुमको बहुत ईमानदारी से ये बात बता रहा हूँ। 2 दिन से भी मैं बोल रहा हूँ 3 क्लासों से कि ये जब तक तुम मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको घर नहीं पढ़ोगे, रिवीजन नहीं करोगे, एक कम से कम 1 बार, अधिक से अधिक 2 बार। पता क्या किया करो, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक पढ़ा करो, फिर शनिवार और संडे को उसी का रिवीजन किया करो। इससे क्या होगा कि 1 महीने में आप 8 बार रिवीजन करेंगे। 1 महीने में आप 8 बार रिवीजन करेंगे। परीक्षा के टाइम तो बच्चे बीए के जो पेपर दिए होंगे गैस पेपर ही लेके आते होंगे, तो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। और क्या हाँ, मोबाइल से पढ़ लिया। और यूनिवर्सिटी की जो काम के इसलिए बोलनी है वो तो उसको पता ही है। हाँ, तो वो तो यार तुम्हारे ऊपर है यार ना, तुम्हें उस चीज़ को याद करना है ना। तो शनिवार संडे नहीं तुम रोज घूमो भाई, पढ़ो तो कम से कम 1.5-2 घंटे। मैं तुमसे क्या बता दिया, घड़ी में देख के 6 घंटे पढ़ लो, इससे ज़्यादा के लिए यूपीएससी डिमांड नहीं करता। ऊपर ज़्यादा पढ़ोगे तो ज़बरदस्ती कुर्सी बैठे रहोगे। ये शुरुआती दिनों में होता ही है कि लोग नोट्स बनाते। नोट्स बनाना पढ़ने में नहीं आता है, नोट्स बनाना पढ़ने में थोड़ी आता है। तो तुम अपना काम की चीज़ तैयार कर रहे हो, जो तुमने नोट्स बनाए उसको कितने घंटे पढ़ते हो, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको अगर नोट्स बनाना है उसको 10 घंटे में जोड़ रहे हो, कैसे जोड़ जाएगा यार, वो तो कोई मतलब ही नहीं है। तो तुम लिख रहे हो बैठ के पढ़, या तो तुम आंसर राइटिंग करो, तुम्हें इतनी चीज़ों की समझ हो, तुम आंसर राइटिंग कर रहे हो, ठीक है, पता है ना। मैं तुमको बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, जब तक आदमी किसी विषय के लिए 1.5 साल लगता नहीं है किसी भी तैयारी के लिए ईमानदारी से, तब तक वो कंपटीशन में आता ही नहीं है। अभी तो लाइन चल रही है कि हाँ तुमने भी भर दिया, हमने भी भर दिया फॉर्म। जब तक आप पढ़ोगे नहीं ना 1-1.5 साल, ईमानदारी से बता रहा हूँ मैं, बहुत कंसंट्रेट होके, इधर क्या हो रहा था इधर से मतलब है ना, इधर क्या हो रहा ना उधर से क्या मतलब है, ठीक है, तब तक तुम लाइन कंपटीशन की लाइन में आओगे ही नहीं। अभी तुम खाली फॉर्म भरने की लाइन में हो ना, 12 लाख 13 लाख, तुमने सुना ना 60 लाख फॉर्म पड़ गए, तो अभी आप 60 लाख वाली लाइन में हो। पीजीएस तो हम भी देते हैं, हम भी तो फेल होते हैं, ऐसा थोड़ी कि हम फेल नहीं होते, आप सारे होते हैं हम भाई, हम भी तो कहीं ना कहीं कमी कर रहे हैं। कमी नहीं कर रहे तो आपके बीच में होता, कुछ चीज़ें समय भाग पे होती है, कुछ कर्म पे आधारित होती है, बस इतना ही अंतर होता है। कभी कभी आपने देखा हो कम योग्य लोगों को बढ़िया नौकरी पा गए, कुछ लोगों को बहुत योग्य बेचारों को नौकरी नहीं मिल रही है। तो लॉट पे वो कमी होती हमारे ही अंदर है, चाहे हम उसको कर्म के साथ जोड़ दो चाहे भाग के साथ जोड़ दो, समझ रहे हो ना। तो सारा सिद्धांत ये है, लेकिन तब भी आपको ईमानदारी से 1-1.5 साल बलिया करके सब सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। चैप्टर पढ़ो, उसके एमसीक्यू लगाओ, पुराने क्वेश्चन पेपर। जब तक आप उस प्रक्रिया में नहीं आओगे, आप कंपटीशन में नहीं हो,
आप केवल फॉर्म भरने वाली लाइन में हो, 100-150 का फॉर्म आता है PCS का, बहुत महंगा भी नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और जितने लोग नोट्स बनाते हो उसको बढ़िया करके बनाओ, ठीक, उसमें देखो व्याकरण का शुद्धि है कि नहीं है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप किताब खरीदो, क्योंकि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उससे पढ़े, एक बार रिवीजन किया, एक बार किताब से पढ़ा, 3 बार बहुत है यार। या फिर वो शनिवार संडे वाला नियम अपना रोज पढ़ो, शनिवार संडे को रिवीजन करेंगे, एक बार वैसे भी करेंगे, शनिवार संडे उसी का रिवीजन करेंगे तो पढ़ाया गया, आपको बहुत फायदा मिलेगा। आपको विश्वास ना हो आप करके देखो, एक महीने ही करके देख लो, आपको फायदा हो जाएगा। जैसे आप कोई चीज़ खाओ, प्रोटीन शेक पियो, कुछ भी करो, तो रोज कोई चीज़ खाओ, ज़्यादा फायदा करेगी। आज खा लिए 6 दिन बाद खाए, कहाँ फायदा करेगी वो? भाई बॉडी के लिए कोई चीज़ तभी तो लगेगी जब उसका रोज खाओ पियोगे। अब मैं आपको अपनी बात बता दूँ, 1 मिनट इसको बंद करना, इसको 10 सेकंड के लिए बंद कर दो। ठीक है, इसमें आप डालो प्लासी का युद्ध, टॉपिक पड़ेगा। प्लासी का युद्ध सुना है आप लोगों ने कि नहीं है? प्लासी का युद्ध 1747 ईस्वी। देखो प्लासी का युद्ध डेट ही पूछता है। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ। बंगाल के नवाब और सिराजुद्दौला के बीच हुआ। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ। कौन कौन थे? ईस्ट इंडिया कंपनी थी, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला था, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये डेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके आगे एक लाइन और देते हैं। इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में, रॉबर्ट क्लाइव, इस युद्ध में वो लिखवा रहा हूँ, परीक्षा में आता है ठीक, इसलिए किताब पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो लिखो, उसको पढ़ो और किताब पढ़ो। क्या बोले भाई? इस युद्ध का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने
बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया। अगला टॉपिक है बक्सर का युद्ध। अगला है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध सर इस बैटल में कुछ ट्रीटी या एग्रीमेंट हुआ ना रहेगा, सब बता दूंगा बिल्कुल तुमको वो पढ़ा जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जो परीक्षा में आता है इसमें। तब तो बोल रहा हूँ कि किताब खरीद लो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ किताब पढ़ोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, इसलिए बोल रहा हूँ आप लोग किताब खरीद दो आपको। ये देखो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1700, उसकी डेट देखो 22 अक्टूबर 1764। ये डेट जरूर याद रखना। बांडीवास का युद्ध याद है किसको? बांडीवास का सुना है ना? सब फ्रांसीसी और ब्रिटिश के बीच में हुआ। बहुत बढ़िया, ये कितनी बढ़िया लड़की है। ये मैंने लिखवाया, आपने ध्यान नहीं दिया, बोला था तो मैं लिखो। ये युद्ध दिमाग खोला रखोगे तो बहुत काफी चीजें बताता रहूंगा मैं रोज तुम्हें। यह युद्ध बंगाल के नवाब मीर कासिम, ये युद्ध बंगाल के नवाब मीर कासिम, हाँ मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, हाँ अवध के नवाब शुजाउद्दौला, शुजाउद्दौला, मीर कासिम, शुजाउद्दौला, मीर कासिम शुजाउद्दौला, तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ। ये युद्ध बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ।
इस युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया। हेक्टर मुनरो ने किया। हाँ, हेक्टर मुनरो ने किया। लिख लिया। काम की चीज सुनो सबसे पहले, जो काम की चीज सुनना है। बक्सर का युद्ध जब पूछा जाता है तो जो डेट है ना, 22 अक्टूबर की जगह दिसंबर, जनवरी, फरवरी कर देंगे, 1764 कर देंगे, या 22 अक्टूबर लेके 1767 कर देंगे। ठीक, तुम्हें यहाँ घुमाएंगे। उसके बाद तो पूछेंगे बक्सर का युद्ध हुआ, बंगाल का नवाब कौन था? अवध का नवाब कौन था? मुगल सम्राट कौन था? ये तीनों आप बढ़िया तरीके से याद कर लेना, क्योंकि किसी दो के नाम एक रखते एक का नाम बदल देते हैं। जैसे पूछते बंगाल का नवाब कौन था, उसमें अवध का नवाब कौन था या मुगल बादशाह कौन था? ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया? किसने किया ब्रिटिश सेना का नेतृत्व? हाँ, अब बोलो ना, गलती बोलो तो यार कुछ कम। किसने किया? बताओ। दिखा तो यार, हेक्टर बोला ना, आगे क्या बोला? हाँ, पूरा नाम बोला हेक्टर मुनरो। तुम्हारे 5 क्वेश्चन तैयार हो गए, डेट तैयार हो गई। बंगाल का नवाब कौन था? अवध का कौन था? मुगल बादशाह कौन था? ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया? हेक्टर मुनरो से। पेपर उठा के देखना, इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, इतना है। वो भी पानी रहा, जबरदस्ती घूम रहा। अगला टॉपिक है बंगाल में द्वैध शासन। बंगाल में द्वैध शासन। तो क्या तो बैड द्वैध, अरे इसकी डेट लिख लो 1765 से 1772। पूछता है कि डेट कि बंगाल में द्वैध शासन कब से कब तक रहा, क्या बताओगे? ये क्वेश्चन तुम्हारा मैंने किया। पूछ देगा ब्रिटिश राज्य किस जगह द्वैध शासन लगा, किस राज्य में? दे देगा अवध, दे देगा हैदराबाद, दे देगा मैसूर, दे देगा बंगाल, दे देगा। कहाँ लगा? एक क्वेश्चन यहाँ तैयार हो गया बहन जी, दूसरा क्वेश्चन यहाँ तैयार हो गया। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ किताब पढ़ो, काम की चीजें मैं बताऊंगा आपके सामने। किताब पढ़ के आओगे तो जो काम की चीजें है, जो परीक्षा में आ रहा है, वो तुम्हारा सब तैयार करवा दूंगा। एक भी क्वेश्चन नहीं, गारंटी लेता हूँ उस चीज की। लेकिन तुम पढ़ोगे कि नहीं, इस चीज पर कोई गारंटी नहीं है। मैं पढ़ा रहा हूँ, उसकी गारंटी है एग्जाम ओरिएंटेड। तुम नहीं पढ़ रहे, उसकी कोई गारंटी नहीं। पढ़ोगे तो चीज़ याद है। फिर 80 में तुम्हें 2-3 क्वेश्चन तैयार करवाया। 1757 में हुआ, किन में हुआ? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच। उसकी डेट याद करनी है। शासक कौन था? उसमें सिराजुद्दौला था। बक्सर का पढ़ाया, उसने आपको मैंने 5 क्वेश्चन बताए, डेट बताई। अवध का नवाब कौन था? मुगल शासक कौन था? बंगाल का नवाब कौन था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कौन कर रहा था? 5 2 7 8 क्वेश्चन हो गए। ये 9वां हो गया, 10वां हो गया। ठीक, इतनी देर में आपने 10 क्वेश्चन तैयार कर लिए। फिर मैंने आपको लिखवाया था वो डेनिस
उसमें सेरामपुर मुख्य केंद्र था। बहुत बार पूछा परीक्षा में, क्योंकि लोग पुर्तगाल याद कर लेते हैं, अंग्रेज याद कर लेते हैं, फ्रांस याद कर लेते हैं, डेनमार्क या डेनिश याद नहीं करते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हाँ बैठ आ जाओ आ जाओ, हाँ बैठो बैठो। आप लोगों ने एडमिशन दिया था? हाँ आप है क्या, तुम तो आई थी ना? हाँ बैठो। देखो लड़की लेके आई साथ, कितनी अच्छी लड़की, अपने दोस्त को लेके आई है। दोस्त सच्चा वही होता है जो खुद भी पढ़े दूसरे को पढ़ाए। और पता नहीं कोचिंग पढ़ने आ रहे दोस्त ने खाने का बस थोड़ा जा रहा था, चुपके चुपके सब पढ़ लिए, दोस्त रह गया पीछे। क्या नाम है आपका, क्या नाम है ना आपका? हुसैन कुमारी, आशा कुमारी, आशा कुमारी। अच्छा कोई बात नहीं, बैठ जाओ। तो रोज आओगी कि आज ही आएगी बस? नहीं सच बताओ, सच बताने में क्या है? हाँ कोई बात नहीं, लेट हो जाओ कोई दिक्कत नहीं, लेट हो जाओ। जैसे जहाँ से मैं पढ़ाऊँ आपको तो आप एक पेज छोड़ दिया करना, ठीक है? बाकी जो मैं लिखाऊँ आप लिख लिया करना, ठीक है? पहले दिन आइए ना आप, एक किताब पढ़ी ना बिपिन चंद्र की, आधुनिक भारत का परिचय। हाँ बिपिन चंद्र। तो पानी लेके नहीं आया, ठंडा पानी? ठंडा है और ठंडा लगे कि यहाँ पानी पी रहे, अब ऐसा भी नहीं कि काम की लास्ट में काम की नाम है। कौन गीजर काम है? पानी मिलता है, पानी मिल जाता है। कहाँ लगा हुआ है? टीचर्स के लिए, स्टाफ के लिए है सर। स्टाफ के लिए है वैसे। वहाँ तो पानी ला सकते हैं? तुम इधर आओ, जाओ। अकेले जाओ, तुम ही जाए, तुम बैठो, तुम नहीं जाओ। मैंने हल्दी सब्जी मंगाया था। अब मतलब पानी की सुरक्षा में आया, तुम इसको लेके जा रहे हो? क्या कह रहे हैं? देखो पहले दिन तुमने क्या पढ़ा? पुर्तगाल पढ़ा, वास्को ड गामा पढ़ा, कोलंबस पढ़ा, अंग्रेज पढ़ी, फ्रांसीसी कंपनियाँ पढ़ी, ठीक? कौन कब आया, कौन कहाँ का था, किसने किसकी खोज की, किसने अमेरिका की खोज की, किसने भारत की खोज की। 1492 में कोलंबस आया, 1498 में वास्को ड गामा आया। वास्को ड गामा 2 बार आया, एक 1498 में आया, दूसरी बार 1502 में आया, ठीक? उसके बाद फ्रांसीसी कंपनी आई। सब चीज़ों में तुमने जो भी अभी तक पढ़ा है वो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा है, जो परीक्षाओं में आता है। क्योंकि मुख्यमंत्री अमृत कुछ योजना का उद्देश्य यही है कि प्रतियोगी परीक्षा, बच्चों को प्रतियोगी परीक्षा के तौर पर तैयार करना। जो स्टेट पीसीएस एग्जाम हो रहे हैं या जीएस के दूसरे पेपर हैं, पैट का फॉर्म आ गया क्या? पैट का फॉर्म पड़ गया? किन किन ने डाला? हाथ खड़ा करना जरा। लोग तुम मुझे बता रहे हो, पता ही नहीं। वही कंप्यूटर की दुकान है क्या? कंप्यूटर की दुकान है क्या? बहुत बढ़िया यार, तुम तो बहुत पैसे कमा रहे हो यार। और लोगों ने नहीं डाला? पता नहीं था कि डाला ही नहीं, पता नहीं था ना? चलो कोई बात नहीं, तुम्हें तो जज बनना है, ये भी तो तुम्हें क्या मतलब? मैंने क्या बोला? बंगाली द्योत शासन, ये डेट याद रखना भाई साहब। अभी से बंगाली द्योत शासन में 4-5 चैनल लिख लो। मुगल काल में प्रांतों में प्रांतों में 2 प्रमुख अधिकारी होते थे।
थे सूबेदार। नहीं यार, इतनी गर्मी में हम लोग पढ़ेंगे। ठंडा नहीं आरो पानी अरे सही मुझे ना नहीं सुनता है आरो में लाइट ही देती तुम्हें सही से तुम चलते हो ना। हमने इसमें जल्दी पानी पी लिया यार, हम सोच रहे हैं और कोई ठंडा पानी किसी के पास है? लो तो उसका ये तो जाके यार पूरे 1.5 घंटे में पीते उतना पानी, हमें तो ठंडा पानी जाएगा और पीते रहेंगे। कल से आप ये लोग ठंडा पानी जा रहा है ध्यान से, जिसके यहाँ फ्रिज हो, अब ऐसे कि फ्रिज नहीं मांग के कहीं ठंडा करके लेके आ रहे हो, इसके यहाँ हो एक बोतल पानी जाना ठीक है, क्योंकि यार 2 बोतल नहीं, दोनों चोरी हो गई ट्रेन में। चोरी का होगी रखी जाएगी तो रखी जाएगी, ठीक कमरे पर रखिए तो बच्चे आए नहीं जिसको उठा के जाएंगे कि अंकल अंकल बोतल दे। अब क्या 50-100 रुपये की छतरी बच्चों के लिए बना कर। इसमें क्या लिखा था बंगाल में प्रांत में 2 प्रमुख अधिकारी होते थे, सूबेदार तथा दीवान। सूबेदार तथा दीवान, पहला सूबेदार था, दूसरा दीवान था। सूबेदार का कार्य निजामत, सूबेदार का कार्य निजामत हाँ, सूबेदार का कार्य निजामत, हाँ निजामत अर्थात पुलिस का कानून व्यवस्था, अर्थात पुलिस का कानून व्यवस्था। जबकि दीवान का कार्य लगेगा इन्वर्टर क्या लगेगा इन्वर्टर, जबकि दीवान का कार्य तो कानून व्यवस्था है। दीवान जैसे सुन लो, सूबेदार का कार्य था निजामत अर्थात पुलिस का कानून व्यवस्था बनाए रखना, जबकि दीवान का कार्य था राजस्व वसूली करना। हाँ राजस्व वसूली, लेखपाल साहब वाला काम। भाई साहब लेखपाल बनोगे तो राजस्व वसूली करनी पड़ेगी आपको। जैसे लेखपाल बन के पैसे लेके इधर की जमीन उधर चढ़ा देना है। और तुम्हें कोई लेखपाल बने, लड़कियां भी लेखपाल बन सकती हैं, तो पैसे ले लिए इसकी जमीन उसके नाम चढ़ा दी। क्या कह रही थी? वो लेखपाल है, इसका मतलब तुम तुम्हारी फैमिली थोड़ी पढ़ी लिखी है, सब पढ़े हुए हैं। अब तुम्हारा ही बाकी पढ़ना रह गया है। तुम रोज आई तो इसका मतलब तुम पढ़ रही हो। तुमने बीच में छुट्टी बार दी, क्यों कल क्या आए? चलो कोई लिखो, लिख लीजिए राजस्व वसूल करना था। लिखो अगला पॉइंट लिखो, कंपनी ने 26 लाख रुपए वार्षिक में, फिर से बोल दें पॉइंट है, कंपनी ने 26 लाख रुपए वार्षिक शाह आलम से दीवानी का लिए, वार्षिक शाह आलम से दीवानी का लिए, शाह आलम से दीवानी का लिए, हाँ दीवानी मतलब राजस्व संबंधी जो कार्य दीवानी का लिए 53 लाख रुपए वार्षिक में, 53 लाख रुपए वार्षिक में बंगाल के नवाब से, बंगाल के नवाब से बंगाल का निजामत का कार्यभार ले लिया।
बंगाल के नवाब से बंगाल का निजामत का कार्यभार ले लिया। निजामत अर्थात पुलिस का कानून व्यवस्था। दीवानी कार्य के कितने रुपए लिए? निजामत के लिए दोनों पॉइंट याद कर लिया आपने। ठीक। दीवार का मेन काम क्या था? सूबेदार का मेन काम क्या था? हो गया। कोई और पॉइंट है उसमें? पहला पॉइंट कहाँ था? 2 साल बंगाल में था। डेट क्या थी? इससे दी थी। कौन कौन थे? सूबेदार, दीवान। सूबेदार का मेन काम क्या था? लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था। दीवान का मेन काम क्या था? राजस्व वसूली। दीवानी कितने रुपए में दी गई? निजामत कार्य 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन तैयार हो गए पर। ठीक। अगले देखो, द्वैध शासन के अंतर्गत। अगला पॉइंट, द्वैध शासन के अंतर्गत। हाँ, द्वैध शासन के अंतर्गत। द्वैध शासन के ये है द्वैध। दा, दाते ऐसे घुमाना मात्रा लगा के, बड़ी ए की मात्रा धा, द्वैध सा, बड़ा वाला आपका डंडा, छोटा सा ना। गलत बताया क्या? बच्चों की तरह समझा दिया ना। अगर आप लोग हंसेंगे नहीं क्लास में तो थोड़ा बहुत कहने दिमाग आप लोगों का काम करेगा। देखो, द्वैध शासन के अंतर्गत कंपनी दीवान व निजामत का कार्य, कंपनी दीवानी व निजामत का कार्य, राजस्व वसूली, लॉ एंड ऑर्डर, दीवानी व निजामत का कार्य भारतीयों से करवाती थी। लेकिन वास्तविक शक्तियां कंपनी के हाथों में होती थी। रेवेन्यू, लॉ एंड ऑर्डर का जो कार्य था वो जो इंडियन पीपल थे उन्हीं के हाथ में था, लेकिन मेन उसका कंट्रोल जो था वो था ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में। समझ रहे हैं आप? हैं? वास्तविक शक्तियां कंपनी के हाथों में होती थी, उसको कंट्रोल कर रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी, जबकि लॉ एंड ऑर्डर और रेवेन्यू कलेक्शन का जो पावर है वो भारतीय के पास ही है, जो लोग हैं। द्वैध, अगर इसी को कहते हैं डबल शासन, द्वैध शासन मतलब कानून एवं व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, दूसरा राजस्व वसूली। पहला ये हुआ, दूसरा कार्य ये हुआ, इसी को बोलते हैं द्वैध शासन। पहला काम कानून व्यवस्था बनाकर रखना, दूसरा था राजस्व वसूली करना। इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं डायआर्की सिस्टम, डायआर्की। समझ रहे हो? तो मैं इंग्लिश की किताब दे देना, मॉडर्न इंडिया बिपिन चंद्र की ले लिए। देखिए नया नया लेके आए, पुराना है दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं। मुझे इसमें कुछ नहीं देखना, मुझे इसमें देखना है। ठीक है, ये स्पेक्ट पर देख लो तुम लोग, हिंदी में देख लिया? हाँ, बहुत बढ़िया। अब आइए बहन जी, अब लगा क्लास में पढ़ने वाले, आ जाओ जल्दी, आ जाओ जल्दी, दिखाओ। बहुत बढ़िया। ये किताब है आधुनिक भारत का परिचय, विपिन चंद्र की। कितने की मिली? हैं? 350 की तीनों मिल गई। अरे ऑनलाइन ले लो यार, सब मिल जाएगी। बहुत बढ़िया काम किया तुम बधाई के पात्र हो। देखो आगे लाइन देखो, कंपनी ने बंगाल में, अगला पॉइंट है, कंपनी ने बंगाल में
मोहम्मद रजा खां। कंपनी ने बंगाल में मोहम्मद रजा खां। अरे वाह भाई वाह, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ मोहम्मद रजा भाई, इतना चौंक क्यों रहे हो? मोहम्मद रजा खां, गाँव में नाम नहीं होता रजा खां? रजा खां नाम नहीं होता मुस्लिमों में, होता है ना रजा चच्चा, ऐसे करके नहीं। मोहम्मद रजा खां है, हाँ रजी। कंपनी ने बंगाल में मोहम्मद रजा खां, कंपनी ने बंगाल में मोहम्मद रजा खां को और बिहार में राजा सिताब राय को मोहम्मद रजा खां बिहार में सिताब राय और उड़ीसा में दुर्लभ राय। बंगाल में मोहम्मद रजा खां, बिहार में सिताब राय, उड़ीसा में दुर्लभ राय को उप दीवान नियुक्त किया, उप दीवान नियुक्त किया। उप दीवान जैसे प्रधानाचार्य होता है, उप प्रधानाचार्य होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है इस तरह क्या हुआ, इन दोनों को भेजो। मीरा माधुरी ना आओगे नहीं क्या? फोन लेने आएगी, आप भी आओगी और नहीं आए तो बट सर इसलिए लेने आए हैं। क्या है क्या? कॉलेज में फोन बढ़ रहा है इसलिए ये लेने आए हैं। वैसे नहीं आएंगी, पता नहीं इन लोगों का होगा एडमिशन नहीं करता मुझे से। अरे एडमिशन लिया तुमने? सर पढ़ाई करते होंगे, एडमिशन लिया है? पढ़ाई कंप्लीट हो गई तुम सर। लोग नहीं आओगे, ऐसी पड़ी हुई है मुझसे। मैंने क्या बोला मुझे याद नहीं रहा। इस तरह द्वैत शासन में दो शासक हो गए, एक तो कंपनी हो गई, दूसरे नवाब हो गए। इस तरह द्वैत शासन में इस तरह द्वैत शासन में दो शासक हो गए, पहली कंपनी दूसरा नवाब। सर उसको द्वैत शासन मतलब किस बेसिस में क्या है? सूबेदार ये मतलब निजामत और ये दीवानी की बेसिस में क्या है, या फिर ये जो कंपनी रूल कर रही है और नवाब जो है इसके बेसिस में हम मतलब कंपनी अभी आई है, नियंत्रण कर रही है, लेकिन पूरी तरीके से जो उसका एम्पायर है उसका एक्सपेंशन का कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। तो इनने चूंकि अभी भी राजस्व वसूली लेखपाल करते हैं, कानून व्यवस्था कौन संभालते हैं? दरोगा जी। मेन किसके हाथ में? मुख्यमंत्री और राज्यपाल के हाथ में। भाई वही सारी चीज़ें देख रहे हैं ना, राज्यपाल एग्जीक्यूटिव हेड है, मुख्यमंत्री भी हेड है प्रदेश का, तो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है, पुलिस को निर्देश देता है, राजस्व संबंधित जो भी मामला रहेगा उसका हेड मुख्यमंत्री रहता है। तो आज तो हम पूरी तरह स्वतंत्र ना अपने निर्णय लेने के लिए, सॉवरेनिटी का जो प्रिंसिपल है उसमें स्वतंत्र पूरा फ्री है। तो सूबेदार दीवानी मतलब लॉ एंड ऑर्डर का काम, राजस्व का काम, इन दोनों को संयुक्त रूप से डायरकी कहा गया है। तो इसी बेसिस में इसमें हाँ इसी बेसिस में आई है, ठीक है, इसी बेसिस में राजस्व वसूली का कार्य है, उसका कार्य दोनों लॉ एंड ऑर्डर का कार्य, दोनों को समझ में इसी को जाता है द्वैत शासन, निजामत अथवा लॉ एंड ऑर्डर, दीवानी अच्छा वसूली का कार्य, वसूली का कार्य। क्या हुआ? अगला पॉइंट लिखो, कौन सी लाइन? इस तरह द्वैत शासन में दो शासक हो गए, एक कंपनी दूसरा नवाब। एक कंपनी दूसरा नवाब। देखो द्वैत शासन को
इलाहाबाद की संधि से, द्वैध शासन को इलाहाबाद की संधि से रॉबर्ट क्लाइव ने स्थापित किया था। रॉबर्ट क्लाइव ने स्थापित किया था। रॉबर्ट क्लाइव ने स्थापित किया था। लास्ट पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट, 2 बार पूछा गया परीक्षा में। देखो के.एम. पन्नीकर ने, लिख दे रहा हूँ, इतना परेशान मत हुआ, मुझे पता है तुम लोग कहाँ देखा, वो भी तुम लोग के.एम. पन्नीकर ने, के.एम. पन्नीकर ने (1765 से 1772) के द्वैध शासन को डाकुओं का राज्य कहा। 2 बार बताइए। 1765 से 1772 के काल को डाकुओं का राज्य कहा। अब इसी जो ये है मॉडर्न हिस्ट्री 1757, इसी में एक उप टॉपिक है, नए पेज पे डालो, नया पेज पे डालो। ब्रिटिश भारत की पड़ोसी राज्यों के प्रति नीतियां। ब्रिटिश भारत की पड़ोसी राज्यों के प्रति नीतियां। डालिए। देखो जो तुम्हें मैंने बताया था ना द्वैध शासन के बारे में, बंगाल का नवाब कौन था? बंगाल का नवाब कौन था? जो दीवान का खाली किसे दिया था द्वैध शासन में? मोहम्मद रजा खान। बिहार में किसे था? उड़ीसा में किसे था? तीनों क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए कि बंगाल का किसके हाथ में दिया था दीवान का कार्य, वो दीवान का। उड़ीसा का किसे दिया था? बिहार का किसे दिया था? ठीक है। दीवानी जब कालिदास की राशि क्या थी? निजामत की क्या थी? 2 मेन आदमी कौन कौन थे? सूबेदार का काम क्या था? दीवान का काम क्या था? इतने अच्छे से यहाँ सुना दिया, इसलिए 5 मिनट में घड़ी में देख के घर याद कर लेना। ठीक, जो बताया एग्जाम ओरिएंटेड है, परीक्षा में आया हुआ है, परीक्षा में आने के पूरे चांस है। किसने 1765 से 72 को डाकुओं का राज्य कहा? इधर से कोई बोल ही नहीं पा रहा यार। मतलब लिखते हो, देख लीजिए क्या लिख रहे हैं। ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। अब तुमने क्या टॉपिक डाला? सब टॉपिक क्या डाला? प्रतिनीति। पहला उसमें आपको डालना है सिंध।
इसको डालो, सिंध डालो, डाल दिया। इसमें केवल एक ही पॉइंट लिखना है और एक ही पॉइंट याद करना है और एक ही पूछता है और कुछ पूछेगा ही नहीं। लिखो सिंध का विलय, हाँ सिंध का विलय 1843 में, 1843 में, हाँ 43 बहन जी 43, लॉर्ड एलनबरो के समय हुआ। हाँ भाई साहब, उन्हीं के समय हो गया, मेरे समय में थोड़ी हुआ होगा। लॉर्ड एलनबरो के समय हुआ। परीक्षा में या तो डेट पूछी है या किसके समय में हुआ, पर दो ही चीजें पूछी हैं। दो चीजों के अलावा यूपीएससी में कुछ पूछा है ना, कभी स्टेट पीसीएस में पूछा है ना, कोई छोटे मोटे जो एग्जाम हुए होंगे उनको देखना उसमें पूछा होगा कि सिंध का विलय कब हुआ, किसके समय हुआ, किसके समय हुआ, कब हुआ, थोड़ा देर इधर खड़े होकर बोल लेते हैं। कब हुआ था, किसके समय हुआ, परीक्षा में आ गए तो कर लोगे पक्का। बहन जी किसके समय में हुआ, लॉर्ड क्या, खड़े हो जाओ। लॉर्ड एलनबरो, मैं तुम्हें पढ़ा कर ही जब तक पढ़ा नहीं दूंगा शांति से नहीं बैठूंगा। लॉर्ड एलनबरो कब हुआ, हाँ कब हुआ, डट के बोलो, किसके समय हुआ, कब हुआ, किसके समय हुआ, तो खड़े हो जाओ। हाँ कब हुआ था, किसके समय हुआ, लॉर्ड एलनबरो, हाँ याद करो। तुम हाँ तुम बताओ कब हुआ था, किसके समय हुआ। यही तो क्वेश्चन आते हैं, इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता। जब ब्रिटिश भारतीयों के प्रति जो देशी राज्यों के प्रति जो नीतियां हैं, उनमें 8-10 राज्यों में सिंध भी है, अफगानिस्तान भी है, बहुत सारे राज्य आएंगे। यही तो क्वेश्चन आपको पीसीएस की परीक्षा के दृष्टिकोण से ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा वो क्या करेंगे, इसकी डेट बदल देंगे, या दे देंगे 1844, 1845, 1846 या 1848, 43 से रुक किया रहेगा उसमें। या कोई दो बात कराएंगे कि सिंध का विलय 1842 में हुआ, सिंध का विलय लॉर्ड एलनबरो के समय हुआ। तो कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, कथन 1, 2 दोनों सही है, कथन दोनों गलत है, केवल 2 सही है, तो केवल 2 सही है। तो तालिब डेट दे दिया तो दोनों ठीक है। ठीक, तैयार हो गया, कोई दिक्कत, याद करने में किसी को कोई दुख नहीं है ना। अगला डालो अफगानिस्तान। हाँ। डाल दिया, उसमें आप डालो प्रथम अफगान युद्ध।
देखो इसमें पहला पॉइंट, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, प्रथम आंग्ल, अंग्रेजों को आंग्ल कहते हैं भाई, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, 1839 से 1842 की अवधि के बीच हुआ, 39 से 1842 के बीच अवधि के बीच अफगानिस्तान में अंग्रेजों और अफगानिस्तान के सैनिकों के बीच लड़ा गया, और अंग्रेजों अफगानिस्तान में अंग्रेजों और अफगानिस्तान के सैनिकों के बीच लड़ा गया। इसकी प्रमुख वजह अंग्रेजों के रूसी साम्राज्य विस्तार की अंग्रेजों के रूसी साम्राज्य विस्तार की जो नीति थी उसके प्रति भय था। नीति के प्रति भय था, डर। देखो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, लॉर्ड ऑकलैंड के समय शुरू हुआ। लॉर्ड देखो अगला पॉइंट है अफगान शासक दोस्त मोहम्मद के रूस के प्रति दोस्त मोहम्मद, तुम मेरे जिगरी दोस्त हो, दोस्त मोहम्मद कहते नहीं कहते हैं। अफगान शासक दोस्त मोहम्मद के रूस के प्रति बढ़ते झुकाव के कारण तू मेरा सबसे पक्का दोस्त है, कहते हैं आपका पक्का दोस्त जो मां पिटाई में आपका साथ दे सके। कौन है? तो मार्कशीट में सबका साथ दे सकते हो पक्का। फिल्म मूवी नहीं चल रही यार, ये मैं पूछ रहा हूँ। और पिक्चर नहीं आती जीना मरना तेरे संग है, वो वाली पिक्चर रोज रात में रियल में पूछ रहा हूँ। मतलब
है, समझ रहा हूँ। तीसरा चौथा कौन है? अमरनाथ। इतना आदमी शादी तय हो जाएगी ना तो ये दोनों को तो पक्का है चुनकी। ठीक, अमर शादी हो गई पक्का। तब भी बड़ी बात समझ रहा हूँ मैं। बहुत कठिन कार्य है, परंतु शादी होने के बाद दूसरी लड़कियों को छेड़ करना पत्नी ने देख लिया तो बहस करता नियम घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 कही रही है ना। मेरी शादी हो रही तय हो गई, इसे कुछ अनुभव बता रहा हूँ आपको। मैंने क्या बोला? झुकाव के कारण कंपनी ने अफगानिस्तान में शाहजहां को कठपुतली शासक बनाने का अफगानिस्तान में शाहजहां को कोई दोस्त अफगानिस्तान में आता कोई दोस्त तो कोई मुस्लिम महिला लड़की दोस्त कोई अभी तुमने एक न्यूज़ सुनी थी अफगानिस्तान में एक 45 साल के व्यक्ति की शादी 6 साल की लड़की से कर दी। ये सुना था, वो सोशल मीडिया वायरल हो रहा था। गरीब था यार, 45 साल का व्यक्ति की शादी 6 साल की लड़की से। ये तालिबानी शासन लागू कर रहे हैं क्या? तो मैं नहीं समझ पा रहा। पागल ही है क्या यार? अफगानिस्तान में शाहजहां को कठपुतली शासक बनाने का फैसला किया। कठपुतली शासक बनाने का फैसला किया। किसी लड़की की शादी जो 15-20 साल की हो, उसकी शादी 60 साल 70 साल के व्यक्ति पर तो कैसा लगेगा? भारत में तो कुछ तैयार होगा नहीं। अब आली वाली शासन ने जो कह दिया भैया आपको मानना पड़ेगा। आप तैयार हो सकते हो क्या? नहीं, 60 साल की महिला की शादी कर तैयार हो सकती हो आप? भाव की जबरदस्ती शादी करवाती है। ये तो एक मूवी आई थी, वो एक लड़की मुस्लिम लड़की को लोग फंसा के ले जाते हैं अफगानिस्तान में। मूवी का नाम याद नहीं आ रहा है। तो वो इंडियन एम्बेसी पे ना केरला नहीं यार, तो जॉन अब्राहम है उसमें। वो अभी आई मैंने अभी देखी जल्दी में यार, मैं तो मूवी भी देखता नहीं। डिप्लोमैट, हाँ बहुत बढ़िया। डिप्लोमैट की मूवी है ना, उसमें जो क्या होता है कि एक मुस्लिम लड़की को कुछ मुस्लिम लोग बोलते हैं फंसा के ले जाते हैं, मतलब ले जाते हैं कि तुम्हें वहाँ काम दिलवाएंगे और उसको भेज दिया जाता है अफगानिस्तान में तालिबानी शासकों के पास। और तो उस महिला को इतना मारता है, पीटता है, कभी बेल्टों से, कभी चमड़े के लेदर से। मतलब वो अब जैसे किसी देश का व्यक्ति है, अगर वो अपने देश के उसमें घुस गया दूतावास में, तो कोई भी उसे छू नहीं सकता। तो वो लड़की विश्वास नहीं करती, क्योंकि क्या पता कि तुम जासूस हो, कौन हो, क्या हो। क्योंकि जासूसी में तो लड़कियों का भी इस्तेमाल हो रहा है ना, तो इतने सारे। क्योंकि भाई जब लड़कियाँ बात करेंगी तो विश्वास नहीं होगा, पता चला तुम्हारी जासूसी कर रही है, वो तुमसे वो बात बुलवाना चाह रही है, जो चीज़ को जानना चाह रही है। तो उसमें वो उसका विदेश मंत्री थी सुषमा स्वराज, तो उस मुस्लिम लड़की को लाया गया भारत। जैसा पुरानी प्रथाएं थी कि पत्नी को पति के अधीन रहना चाहिए, अब आदमी के पास इतना समय नहीं है कि कोई किसी का अधीन रहे। अब जमाना बदल गया बहुत, दोनों लोग नहीं कमाएंगे तो खर्चा नहीं मिलेगा सही से। ईमानदारी से बता रहा हूँ, हर चीज़ पे इतनी महंगाई है चीज़ों की। वो है पहले की बातें थी, पतिदेव आए और पत्नी थाली में खाना खा रही है। अब तो पहले हमारा पेट भर जाए, तो इसमें बुरा क्या आया? भाई पहले जमाना था कि स्त्रियों को लोग समझते थे कि मतलब
ये हमारे अधीन होके रहे, हम जो हैं हमारी बात माने। अब कोई सुन लेगा? हंसा देवी तो दहेज प्रथा लगा दी जाके, दहेज प्रथा नहीं लग पाई तो घरेलू हिंसा आदमी है। कोई भी, हंसा देवी नहीं, कोई भी लड़की आपको प्रताड़ित करे, आपको करे, इस बहन को करे, गलत कर्म बताओ। वहाँ जाके किसी व्यक्ति से होगा, तुम्हें मारे पीटे तो तुम रह लोगी। मेरा पति परमेश्वर है, इस पर थोड़ी को चलेगा क्या? कि पति पीट रहा, ना आप लोग पीट रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहा है, थोड़ी देर और पीट लीजिए हमें, वो क्या सकता है क्या? आप ही कहो, कह दो क्या? बताओ। चीजें चेंज हो गई, लोगों को देखने का नजरिया बदल गया, लोग अब ज्यादा पढ़े लिखे हुए हैं। हाँ, क्या है दिक्कत, क्या है? हाँ, वो एक 4 मारो 3 बढ़ा के, ताकि वो फिर कभी मारे ही ना, आपको प्रताड़ित ना करे, कभी आपके साथ हिंसा ना करे। लेकिन ये नहीं कि बिना बात के पीटे जा रहे हैं। उसको कम पीटा, उसकी तुमने देखा ना यूट्यूब पे बहुत सारी जो महिलाएं आती हैं, लड़की वो अपनी सास को पीट रही हैं, वो भी। हाँ, ये सब नहीं करना है आपको, ठीक है? देखो, हर आदमी का अपना गोल होता है। जैसे तुम लोगों से मेरी एज 5-6 साल ज़्यादा ही होगी, 6-7 साल, किसी 10 साल ज़्यादा होगी। अभी तुम्हारा दिमाग जो आज है वो 5 साल बाद ऐसा नहीं रहेगा, देख लेना तुम्हारा दिमाग बदल जाएगा। और जब तुम्हारी शादी तय हो जाएगी ना, फिर तो तुम इतने व्यस्त का मतलब थोड़ी दिन भर काम करोगे। आदमी की अपनी जिम्मेदारियाँ हैं, पत्नी की तरफ से भी उनके रिश्तेदार हैं, भाभी जाना है, उन लोगों को भी मैनेज करना है। लड़कियाँ हैं भाई, आप किसी की बुआ हो, किसी की मौसी हो, आप किसी की भाभी हो, अपनी सास ससुर हो, किसी बेटे की बहू हो, एक साथ कई रोल अदा करने पड़ते हैं। अभी तो आप पीलीभीत का बाहर अगर 20 रुपये तो चूका 20 में जा सकते हो पीलीभीत में, लेकिन शादी के बाद आप नहीं जा सकते। आपको पति की अनुमति लेनी पड़ेगी, और पति की तब अनुमति देगा जब मतलब जब धन होगा। अरे घर वाले अनुमति नहीं देंगे, धन का होगा तब भी नहीं हुई है, मतलब घर वाले अनुमति दे दी, धन है ही नहीं। हम्पा देवी के सगा हाँ बेटा जाओ, अब कोई रुपये नहीं है, उन बहन जी की अनुमति दे दी, रुपये ही नहीं है। क्योंकि आज सब चीज का जो आधार है वो आर्थिक हो गया है। कोई भी काम बगैर पैसे के स्टार्ट नहीं हो सकता। कोई भी काम, समोसा खाना 10 रुपये चाहिए, घूमने जाना 10 रुपये चाहिए, कोई सामान खरीदना 10 रुपये चाहिए, कॉपी खरीदना 10 रुपये चाहिए, किताबें नहीं है पैसे चाहिए। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन आदमी की दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती है। कुछ लोग हैं पैसे, कोई भगवान समझते, रिश्तेदारी खत्म कर ली, दोस्ती खत्म कर ली, कोई मतलब नहीं है। जान आप लोग देखे होंगे, 2 दोस्त होंगे, इनकी सरकारी नौकरी लग गई, एक प्राइवेट कर रहा, छोड़ो यार इसको, समझ रहे ना? लेकिन रहना तुमको समाज के बीच में ही है, चाहे नौकरी लग जाए, कलेक्टर बन जाओ, IAS बन जाओ, जज बन जाओ, चाहे जो बन जाओ, आप रहोगे इस समाज में संलिप्त, समाज से दूर नहीं जा सकते हैं आप। ये बात आप मेरी याद रखना कभी। क्या लाइन बोली थी मैंने? तथा कंपनी ने रणजीत सिंह शाहसुदा लिख देता हूँ। शाहसुदा से 1838 ईस्वी की 1838 ईस्वी की त्रिपक्षीय संधि की
परंतु प्रथम अफगान युद्ध में अंग्रेज बुरी तरह से पराजित हुए। बुरी तरह से पराजित हुए। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई कम से कम 3 बार पूछा गया है। आंग्ल अफगान संबंधों में आंग्ल अफगान संबंधों में 1842 ईस्वी से लॉर्ड एलनबरो के काल से 1842 ईस्वी से लॉर्ड एलनबरो के काल से लॉर्ड नॉर्थब्रुक लिख लोगे लॉर्ड नॉर्थब्रुक तक के काल को लॉर्ड नॉर्थब्रुक तक के काल को कुशल आक्रमण्यता का काल कुशल आत्मनिर्भरता का काल कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा है। अगला क्वेश्चन जो बोल रहा हूं वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है कुशल आक्रमण्यता की नीति। कुशल आक्रमण्यता की नीति का जनक जॉन लॉरेंस माना जाता है। जॉन लॉरेंस माना जाता है। जॉन लॉरेंस लिख लोगी, लिख लो। अच्छा है, जॉन लॉरेंस माना जाता है। लिखोगे तो सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा। हालांकि मैं करा दूंगा, आपकी दिक्कत हो तो मैं जब लास्ट में जाता हूँ तो एक PDF देने जाता हूँ किसी बच्चे को, तो आपकी जिम्मेदारी है कि अभी किसको मिलेगी। ये तो जावेद को भी दी तो पता नहीं क्योंकि जावेद को दूंगा, जबकि जानता हूँ मैं इसको भी अच्छे से हूँ, इनको भी अच्छे से था। ऐसा कर दूंगा कि वो ग्रुप पे ही शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो वो हम निकलवा लेना, हिंदी में भी कर दूंगा, इंग्लिश में भी कर दूंगा भाई, ठीक है। तो मैं इंग्लिश में भेज दूंगा कुछ मैटर, ठीक है। तुम बिल्कुल टाइम, हालांकि जो चीज़ पढ़ रहा है वो अच्छी है, क्योंकि मैंने तो स्ट्रक्चर सबको बताया है। ऐसा थोड़ी नहीं भाई साहब को बताया कि नहीं आपको को लेना है। और जो किताबें मैंने आपको बताई हैं वो 1 नंबर पुस्तकें, बेस्ट होगी से बोलती हैं। चाहे वो रामचंद्र शर्मा की पुस्तक हो, चाहे वो सतीश चंद्र की पुस्तक हो, चाहे वो विपिन चंद्र की पुस्तक हो। मॉडर्न का क्या रहता है ना, मॉडर्न से क्वेश्चन भी ज़्यादा आते हैं और मॉडर्न थोड़ा पढ़ने में भी अच्छी लगती है।
तो जो होता है थोड़ा बहुत हम लोग अपने अधिकारों के बारे में जानते हैं, अंग्रेजों में कैसे गुलाम बनाया क्या है, ठीक, तो थोड़ा अच्छा लगता है। तो मैं हिंदी की भी PDF दे दूँगा, इंग्लिश की भी PDF दे दूँगा, तो पढ़ी होगी ग्रुप में। अभी तो दे दूँगा, अभी तो इसलिए नहीं दे रहा हूँ तुम्हें क्योंकि अभी तो मैं दे दूँगा तो तुम्हें वो चीज़ समझ में नहीं आएगी जो मैं तुम्हें देना चाह रहा हूँ। जब ये ले लोगे, वो ले लोगे, तीनों चीज़ों मिलकर पढ़ लोगे, चीज़ें जल्दी आसान हो जाएंगी, जल्दी आप तैयार कर लोगे इस चीज़ को। क्योंकि मैं तो आपको वो पढ़ा रहा हूँ एग्जाम में आता है, एग्जाम ओरिएंटेड। भाई कंपटीशन का मतलब यही होता है कि एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई बच्चों को। तो तुम्हारे पास मैं ठीक है, तुम लोग भी जो जिनके पास पैसे होते जाए ना, नहीं तो मुझसे ले लो, 2-3 हज़ार रुपये दे देता हूँ, कोई किताबें मंगवा लो, उसके बाद जब हो जाए तो मुझे दे देना, कोई ऐसी शर्म वाली बात नहीं है। पढ़ाई करो अच्छे से यार, मैं तुम्हें पैसा ही दे सकता हूँ, उसके बाद भी किताब खोल को तुम ना पढ़ो तो खराब है ना। कोई भी ऑनलाइन ऑर्डर करो, 3-4 दिन में आ जाएगी किताब यार। ऑनलाइन जो भी साइटें हैं उनको ऑर्डर कर दो जाके, 2-3 दिनों में सारी किताबें आ जाएंगी, 4 से 5 दिनों में सारी किताबें आपके घर पे आ जाएंगी। सबके पैसे नहीं तो एक ही पैसे खर्च करो, एक ही आ जाएंगे। अगला पॉइंट देखो, द्वितीय अफगान युद्ध। आज ग्रुप सिलेबस दे दूँगा, इस बार ध्यान नहीं लगा, डाउनलोड करके रख दिया है, तुम लोग देखते रहो तो थोड़ा काम आएगा। और सिलेबस जितनी बार देखते रहा तो सिलेबस जहाँ सोया करो वहाँ चिपका लिया करो, एक उसकी जीरोक्स करा लेना, PDF में करवा लेना, एक हमेशा अपने बैग में रखनी है आपको, ठीक है। ये काम आप कर लेंगे तो आपके लिए ही फायदेमंद रहेगा। सिलेबस आप जितनी बार देखोगे, UPSC की PCS की तैयारी की पहली शर्त ये होती है कि UPSC का सिलेबस आपको याद होना चाहिए। और UPSC का सिलेबस ऐसे याद नहीं होगा कि लेके बैठ के याद करना है। जैसे आपने मॉडर्न हिस्ट्री बोलोगे तो यूरोपीय कंपनियों का आगमन आपने पढ़ लिया, आप उस पर टिक लगा लो, यूरोपीय कंपनियों का आगमन हो गया। ब्रिटिश भारत की देशी जो रियासतें थी या देशी जो राज्य थे उनके प्रति नीति, दूसरा टॉपिक हो गया, आप उस पर टिक लगा लो, ये हो गया। 1857 की क्रांति, तीसरा हो जाएगा, उस पर टिक लगा लोगे। गांधी मूवमेंट, गांधी का आंदोलन, उस पर टिक लगा लोगे तो हो जाएगा। तो सिलेबस ऐसे याद होता है, अभी थोड़ी बैठे हुए हैं, गांधी का आंदोलन, हाँ उसके बाद हाँ ये ऐसे याद नहीं करना है, पढ़ते जाओ, सिलेबस अपने आप कंप्लीट होता जाएगा, मुझे अलग से नहीं पढ़ना है, ठीक है। देखो पहले लाइन देखो इसमें, ये युद्ध लॉर्ड लिटन के समय लड़ा गया। ये युद्ध लॉर्ड लिटन हो गया। लॉर्ड के समय लड़ा गया। एक बाकी मैं आपको कल दिखा दूंगा। आपको पढ़ाया तो आप पढ़ते रहो और जल्दी जल्दी किताब ले लो यार, किताब ले लो तो काम जल्दी आपको कर। मैं अपना राइटर नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर, ग्रुप में है तुम्हारा नंबर यार, ग्रुप में उसने निकाल लिया ना, है एडमिशन हो गया तुम्हारा? हाँ तो वो प्रदीप आएगा, उसे पहले जुड़वा दिया जाएगा, ठीक है। एक दिन प्रदीप को पहले बुला लेंगे, सब जिन का बचेगा उसको जुड़वा लिया जाएगा, ठीक है। तो प्रदीप आएगा तो उसको बोल देना, ठीक है, बुला लेंगे।